हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो रामचंद्र तिवारी सीरीज चल रही है उसका पार्ट 23 तक कंप्लीट हो गया है। आज पार्ट 24 है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पुस्तक का नाम हिंदी का गद्य साहित्य, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। मेरे बारे में, मेरा नाम शैली वाशने है। मैं यूजीसी नेट 2021 की टॉपर रही हूँ। इसके अलावा मैंने इग्नू, जेएनयू, बीएचयू, एएमयू, एयूडी और डीयू के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, जहां मैंने टॉप किया था। और वर्तमान समय में मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी कर रही हूँ। साथ ही साथ मैंने 2024 में मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया था। और साथ ही साथ मैंने यूजीसी नेट का 2024 में फिर से एग्जाम दिया, जहां मुझे 99.97% के साथ जेआरएफ प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने एच एन अध्ययन ऐप और एच एन अध्ययन की यूट्यूब चैनल पर बनाना स्टार्ट कर दिया है। कुछ ही समय में मेरा शिव शक्ति बैच लॉन्च होने वाला है। वहां पे मैं आप लोगों को रामचंद्र तिवारी, शुक्ल, बच्चन आदि की महत्वपूर्ण पुस्तकें पढ़ाऊंगी। साथ में एमसीक्यू और पीवाई की भी सॉल्व कराऊंगी। तो अगर आप लोग हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा कोड शैली SHAILY शैली 11 यूज कर सकते हैं। हमारे ऐप पे यूजीसी नेट पेपर 1 और 2 की क्लासेस होती हैं। साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे वो यूपी हो, एमपी हो, राजस्थान हो या हरियाणा हो, की क्लासेस चल रही हैं। आज हमारे हैं ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यासकार, जिसमें से वृंदावन लाल वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री, राहुल सागरत्यायन, डांगे राघव, यशपाल, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आनंद प्रकाश जैन, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, रघुवीर शरण मित्र मैंने आप लोगों को कल की क्लास में महत्वपूर्ण बताए थे। इसके अलावा दूसरी पीढ़ी के हैं राजीव सक्सेना, शिव सागर मिश्र, नरेंद्र कोहली, वीरेंद्र कुमार जैन, इकबाल बहादुर देवसरे, मनु शर्मा, राम कुमार भ्रमर, शिव प्रसाद सिंह, जयशंकर द्विवेदी, शरद पगारे, आनंद शर्मा, बच्चन सिंह, डॉक्टर भोला शंकर व्यास, मेवाराम, रघुनाथ तिवारी, आशा प्रभात आदि इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। इतिहास के अंचल में छिपने या अतिजीवी होने की प्रवृत्ति सदैव पलायन वृत्ति का द्योतक नहीं होती। अतीत को वर्तमान से अधिक गौरवपूर्ण मानकर उसके पुनः स्थापन की प्रवृत्ति के साथ ही अतीत को वर्तमान का उपजीव्य बनाने, जीवन की नई व्याख्याओं को इतिहास के परिवेश में प्रस्तुत करने या इतिहास के घटना सत्य को जीवन रस से संपृक्त करके उसे नया अर्थ प्रदान करने की प्रवृत्तियां मिलजुल कर लेखक को इतिहास की ओर ले जाती हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों में लेखन में सबसे अधिक सफलता किसे मिली है? वृंदावन लाल वर्मा जी को। गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी, ये यूपी एचएससी के सिलेबस में लगा हुआ था। झांसी की रानी, कचनार, मृगनैनी, टूटे कांटे, अहिल्याबाई, भुवन विक्रम, माधव जी सिंधिया, रामगढ़ की रानी, महारानी दुर्गावती, कीचड़ और कमल, सोती आग, ललितादित्य, देवगढ़ की मुस्कान आदि इनके महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास हैं। इनके उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष भी आपको याद करते हुए चलना है। वर्मा जी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। वर्मा जी को अपनी धरती से स्नेह है, किलों, गढ़ियों, ध्वंसावशेषों, जनश्रुतियों और किंवदंतियों से प्रेम है। बुंदेलखंड की चप्पा चप्पा भूमि आपकी जानी पहचानी है। मध्यकालीन भारत में दबे बिखरे शौर्य को आपने बड़ी ममता से संजोया है। वर्मा जी मनुष्य के मंगल और कल्याण में विश्वास करने वाले कलाकार हैं। इतिहास मनुष्य के विकास में सहायक हो सकता है, ऐसा आपका विश्वास है। तो किसका विश्वास है कि इतिहास मनुष्य के विकास में सहायक हो सकता है? तो वृंदावन लाल वर्मा जी। यह विश्वास आपके सभी ऐतिहासिक उपन्यासों में मुखरित है। इतिहास के तथ्यों की रक्षा, ऐतिहासिक घटनाओं को राष्ट्रीय दृष्टि से परखना और देखना, ऐतिहासिक भूगोल की सम्यक जानकारी, आदर्शवादी कथानायक और कथानायकों की सृष्टि, वीरता और प्रेम के उदात्त स्वरूप का चित्रण आदि इनके उपन्यासों की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगले उपन्यासकार हैं हमारे चतुर्सेन शास्त्री। वैशाली की नगर वधु, सोमनाथ, वयम रक्षा में यूपीएससी के एग्जाम में लगा हुआ था। प्रसिद्ध इनके इतिहास से अधिक इतिहास रस उत्पन्न करने की चेष्टा की है। इन्होंने इतिहास से अधिक इतिहास रस को उत्पन्न करने की चेष्टा की है। किसने? चतुर्सेन शास्त्री जी ने। ऐसा किसका मानना है? रामचंद्र तिवारी जी का। इसलिए आप काल की परिधि की परवाह नहीं करते। आपके बहुचर्चित उपन्यास वैशाली की नगर वधु में वासुदेव, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध सभी एक साथ उपस्थित हैं। लेखक को इस बात की चिंता नहीं है कि वह चरित्रों के को इतिहास की मर्यादा के अनुकूल प्रस्तुत करे। तो इसकी संक्षिप्त भूमिका में आपने लिखा है, चतुर्सेन शास्त्री जी का कथन है, यह सत्य है कि यह उपन्यास है, परंतु इससे अधिक सत्य यह है कि यह गंभीर रहस्यपूर्ण संकेत है जो काले पर्दे के प्रति है।
जिसकी ओट में आर्यों के धर्म, साहित्य, राजसत्ता और संस्कृति की पराजय और मिश्रित जातियों की प्रगतिशील संस्कृति की विजय सहस्राब्दियों से छिपी हुई है, जिसे संभवतः किसी इतिहासकार ने आंख उघाड़ कर नहीं देखा। किसका कथन है? चतुर्सेन शास्त्री जी का वैशाली की नगर वधु से महत्वपूर्ण कथन है। सोमनाथ उपन्यास विषय वस्तु जानते रहेंगे। काठियावाड़ के प्रभास पट्टन नामक समुद्र तटीय स्थल पर गुजरात के चालुक्य राजाओं द्वारा निर्मित भारत प्रसिद्ध शिव मंदिर के महमूद गजनबी द्वारा 1024 ईस्वी में तोड़े और लूटे जाने की ऐतिहासिक कथा को आधार बनाकर लिखा गया है। तो ये जो सोमनाथ है ये काठियावाड़ के प्रभास पट्टन के समुद्री तट गुजरात की कहानी है, जहाँ पे शिव जी का मंदिर महमूद गजनबी के द्वारा तोड़ा गया। अगला उपन्यास है वयम रक्षामः। यूपीएससी के सिलेबस में था। मैं वेद, ब्राह्मण, स्मृति, पुराण आदि के साथ ही मिस्र, मेसोपोटामिया, बेबीलोन, पर्सिया, यूनान आदि देशों की पुरातन कथाओं के सम्मिलित साक्ष्य पर देव, दैत्य, दानव, मानव, यक्ष, गरुण, वानर, महिष आदि प्राज्ञ ऐतिहासिक जातियों के जीवन एवं संस्कृति का काल्पनिक रूप खड़ा करके अतीत रस की सृष्टि की गई है। किसकी? अतीत रस की। उपन्यास ये रामचंद्र तिवारी जी का कथन है, महत्वपूर्ण है। उपन्यास की भाषा शैली बाण भट्ट की कादम्बनी को याद दिलाती है। उपन्यास का महत्व इतिहास की दृष्टि से नहीं, अतीत रस की दृष्टि से है। सब मिलाकर यह शास्त्री जी का एक विलक्षण रचना है जो अपना प्रतिमान आप है। कथन किसका है? रामचंद्र तिवारी जी का। किसके विषय में? चतुर्सेन शास्त्री जी के विषय में। और किस उपन्यास के? वयम रक्षा में है। अगले उपन्यासकार है हमारे रांगे राघव। मुर्दों का टीला इतिहास की मर्यादा को अधिक सुरक्षित रख सका है। इसमें इसमें प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर मोहनजोदाड़ो की समुन्नत सभ्यता और उसके विनाश की काल्पनिक कथा कही गई है। तो मुर्दों की टीला में किसकी कहानी है? मोहनजोदाड़ो की। अन्य ऐतिहासिक उपन्यास चीवर, जब आवेगी काली घटा तथा राह न रुकी में इतिहास की रक्षा की गई है। वस्तुतः उनका लक्ष्य इतिहास की मर्यादा की रक्षा करते हुए इसमें निहित प्रगतिशील जीवन तत्वों को उभार कर सामने रखना है। इस लक्ष्य की पूर्ति में वे बहुत दूर तक सफल भी हुए हैं। राहुल सांकृत्यायन और यशपाल ने इतिहास का आधार मार्क्सवादी जीवन दर्शन की व्याख्या के लिए लिया है। यशपाल ने दिव्या की भूमिका में लिखा है, इतिहास मनुष्य का अपनी परंपरा में आत्मविश्लेषण है। इतिहास के मंथन से प्राप्त अनुभव के अनेक रत्नों में सबसे प्रकाशमान है। मनुष्य भोगता नहीं है, करता है। संपूर्ण माया मनुष्य की ही क्रीड़ा है। मनुष्य से बड़ा है केवल उसका अपना विश्वास और स्वयं उसका ही रचा हुआ विधान। अपने विश्वास और विधान के सम्मुख वह व्यवस्था अनुभव करता है और स्वयं ही उसे बदल भी देता है। इसी सत्य को अपने चित्रमय अतीत की भूमि पर कल्पना में देखने का प्रयत्न दिव्या है। किस उपन्यास में कहा है? किस उपन्यास की भूमिका में कहा है? तो दिव्या उपन्यास की भूमिका में। किसने कहा है ये कथन कि मनुष्य अपना आप सृष्टा खुद ही है? तो यशपाल जी ने। स्पष्ट है कि लेखक के मन में एक सत्य है जिसे वह अतीत की पटभूमि पर कल्पना द्वारा चित्रित करना चाहता है। अमिता में भी इतिहास की अपेक्षा कल्पना ही की ही प्रधानता है। तो अमिता जो उपन्यास है उसमें भी कल्पना की प्रधानता है। इतिहास इतना ही है कि अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की थी, शेष सब कुछ काल्पनिक है। अमिता कलिंग नरेश करवेल की पुत्री है। करवेल की मृत्यु के बाद उसे ही राज सिंहासन प्राप्त होता है। अशोक कलिंग पर दूसरी बार चढ़ाई करता है। बालिका अमिता सम्राट अशोक से कहती है, तुम अशोक हो, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम प्रजा से क्यों छीनते हो? क्या तुम्हारे पास खाने को नहीं है? क्या तुम्हारे पास वस्त्र नहीं है? क्या तुम्हारे पास खिलौने नहीं है? तुम्हें क्या चाहिए? हमारे पास सब कुछ है, आओ हम तुम्हें देंगे। तो ये किस उपन्यास से लिया गया है? अमिता उपन्यास से। ये किसका कथन है? अमिता का, जो वो अशोक से कहती है। सम्राट अशोक अमिता की सरलता पर मुग्ध होकर अपनी विजय यात्रा अपूर्ण छोड़ देते हैं। यहाँ भी लेखक ने हिंसात्मक प्रवृत्ति पर शिशु सुलभ सहज मानवीय प्रेम की विजय दिखाई है। अगले उपन्यासकार है हमारे राहुल सांकृत्यायन। सिंह सिंह सेनापति, जय योद्धे, मधुर स्वप्न की अधिक चर्चा हुई। आपने सिंह सेनापति विषय वस्तु महत्वपूर्ण है। लिच्छवी और जय योद्धे में योद्धे गणतंत्र की जीवन व्यवस्था की कल्पना मार्क्सवादी समाज व्यवस्था के अनुरूप करके मार्क्सवाद के प्रति अपने आग्रह का परिचय दिया है। मधुर स्वप्न की कथाभूमि मध्य एशिया है। इसमें छठी शती में आविर्भूत मजदक मत के अनुयायी अंदर जगर के जीवन दर्शन को आधार बनाकर लेखक 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 ने मानव मुक्ति का जो मधुर स्वप्न देखा है वह भी मार्क्स के स्वप्न का प्रतिरूप है।
विस्मृत यात्री राहुल जी का चौथा उपन्यास है। इसमें नरेंद्र यश नामक एक बौद्ध यात्री का स्मरण किया है, इस जिसका जन्म पश्चिमी पाकिस्तान में सन 518 ईस्वी में, मृत्यु चीन में हुई थी। ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपके लिए ये महत्वपूर्ण है कि विस्मृत यात्री में किसका है, तो कथन विषय वस्तु क्या है, तो नरेंद्र यश नामक एक बौद्ध यात्री का वर्णन है। अगले उपन्यासकार है हमारे अमृतलाल नागर। जन्म वर्ष है 1916, निधन वर्ष है 1990। शतरंज के मोहरे में अवध के नवाबी का हास्योन्मुख जीवन सफलतापूर्वक चित्रित किया है। महत्वपूर्ण है, विषय वस्तु जानते रहेंगे। किंतु नवाब गाजी उद्दीन हैदर के अंतर्द्वंद में आधुनिक मनोवैज्ञानिक दृष्टि संपन्न कलाकार का मानस प्रतिच्छायित हुआ है। सात घूंघट वाला मुखड़ा, एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस 1972, खंजर नयन 1981, करवट और पीढ़ियां आदि महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। करवट और पीढ़ियां में तो सीधे सीधे नवाब वाजिद अली शाह के समय से लेकर 1986 ईस्वी तक के विघटनकारी आतंकवाद तक के सामाजिक जीवन का विकास दिखाया गया है। तो करवट और पीढ़ियां की विषय वस्तु क्या है, नवाब वाजिद अली शाह के समय से 1986 तक की आतंकवादी और विघटनकारी जो भी स्थितियां थी उनका वर्णन किया है। लेखक का लक्ष्य अंग्रेजी पढ़े लिखे मध्यम वर्ग की बदलती हुई मानसिकता और उसके क्रमिक विकास को देखना और समझना रहा है। एकदा नैमिषारण्य आधुनिक भारत को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक समृद्ध सांस्कृतिक पीठिका प्रदान करने की महत्वाकांक्षा की सृष्टि है। मानस का हंस और खंजर नयन तुलसी और सूर के जीवन को केंद्र में रखकर लिखे गए हैं। यहाँ भी लेखक ने तत्कालीन जनजीवन को अधिक मानवतावादी दृष्टि से देखा है। सात घूंघट वाला मुखड़ा महत्वपूर्ण है। सात घूंघट वाला मुखड़ा समरू बेगम इसकी पात्र हैं, मतलब उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के जीवन पर रूपायित है कि नारी हृदय को पहचानने की कोशिश की है, इतिहास तो आवरण मात्र है। इस प्रकार नागर जी के ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यासों में भी उनकी मानवतावादी दृष्टि ही प्रधान है। अगले उपन्यासकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिसका जन्म वर्ष है 1907, निधन वर्ष है 1997। 1979, सॉरी। बाणभट्ट की आत्मकथा चारूचंद लेख, पुनर्नवा अनामदास का पोथा। बाणभट्ट का जो प्रकाशन वर्ष है 1946 से 1963, 1973 और 1976। मैंने तो इसको इस ट्रिक से याद किया था, बाण चारू पुनर्न अनाम, तो आप लोग भी ऐसे याद कर सकते हैं। इसमें संदेह नहीं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी इतिहास का पूरा समर्थन प्राप्त करने की चेष्टा की है। बाणभट्ट की आत्मकथा में इतिहास की सृष्टि से छिंदावरेशन की गुंजाइश नहीं है, किंतु चारूचंद लेख में चित्रित उज्जैनी के राजा सातवाहन स्वयं कोई प्रमाणित व्यक्ति नहीं है। वस्तुतः इसमें लेखक ने 12वीं से 13वीं शती का सांस्कृतिक इतिहास चित्रित करने की चेष्टा की है। बाणभट्ट के तो आपको विषय वस्तु पता ही होगी, क्योंकि हमारी बीसीसी सिलेबस में लगा हुआ है। चारूचंद लेके हम विषय वस्तु याद रखेंगे कि उज्जैनी के राजा सातवाहन की जो भी मतलब घटना है उसका वर्णन किया है। पुनर्नवा में मध्यकालीन परिवेश में आधुनिक नारी के ही शोषित रूप का चित्रण किया है। लेखक ने वर्णा व्यवस्था के बंधनों को तोड़कर अपनी आधुनिक दृष्टि का ही परिचय दिया है। तो पुनर्नवा की विषय वस्तु क्या है कि आधुनिक नारी के शोषित रूप का चित्रण और वर्ण व्यवस्था के बंधनों को तोड़ने का चित्रण मिलता है। अनामदास का पोथा में रैक मुनि अपने अपने जीवन की सार्थकता जनता की सेवा में देखते हैं। बुभुक्षितों को अन्न, पिपासितों को जल, निराशों को आशा और मरणोन्मुखों को अमृत प्रदान करना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेखक की यह दृष्टि इतिहास को आधुनिक जीवन संदर्भ में जोड़ने वाली है। इस दृष्टि की शुरुआत बाणभट्ट की आत्मकथा से ही हो गई थी। इस महत्वपूर्ण कृति में बाणभट्ट के युग जीवन को आधुनिक मानवतावादी दृष्टि से देखा गया है। भट्टनी, निपुणिका, सुचरिता, महामाया आदि नारी पात्रों के प्रति गहरी सहानुभूति दिखाकर लेखक ने आधुनिक दृष्टि से परिचालित होने का परिचय दिया है। आनंद प्रकाश जैन के उपन्यास महत्वपूर्ण हैं। तीसरा नेत्र, कठपुतली के धागे, कुणाल की आंखें, तांबे के पैसे आदि कई उपन्यास प्रकाशित हैं। कठपुतली के धागे में अवध के नवाबी का चित्रण है। कुणाल की आंखें में अशोककालीन इतिहास को नई दृष्टि से देखा गया है। विषय वस्तु की महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो उपन्यास के नाम है आप लोग याद रखेंगे। कुणाल की आंखें उपन्यास का एक स्वयं लेखक के शब्दों में कथन है। यहाँ पे अशोक एक संस्था के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो कुणाल की आंखें किस पे आधारित है? अशोक, सम्राट अशोक। अशोक एक संस्था के रूप में हमारे सामने आते हैं। वह संस्था आज भी भारतीय राजनीति को बहुत सीमा तक प्रभावित कर रही है। प्रताप नारायण श्रीवास्तव बेकसी का मजार
की रचना ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह को केंद्र में रखे हुई की गई है। तो बहादुर शाह को केंद्र में रखे किस उपन्यास की रचना की गई है? तो उपन्यास का नाम है बेकसी का मजार। आपने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप दिया। कथा को रोचक बनाने के लिए आपने एक अत्यंत मार्मिक प्रसंगों की उद्भावना की है। विषय वस्तु उपन्यास की इतनी जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है, और स्पेशली ऐसे जो 1857 की क्रांति या कौन सा किससे जुड़ा है, तो आप लोगों के लिए देखना जरूरी है। रघुवीर शरण मित्र ने आग और पानी, ढाल तलवार, ओस के आंसू, पहली हार, उजला कफन, राख की दुल्हन, कांपती आवाज, दिन रोया रात हंसी, तब का तेज रूप के जाले, प्यासे और शोले, सोने की राख, बलिदान, रंग बिरंगे चेहरे, सदा सदा के प्रश्न आदि प्रकाशित हैं। सदा सदा के प्रश्न से एक कथन है, समय बदला है, पात्र नहीं बदले, व्यवस्थाएं बदली हैं, चरित्र नहीं बदले, जन्म नहीं है, जीवन पुराने, न प्रश्न नए हैं, न उत्तर नए हैं। महत्वपूर्ण कथन लग रहा है मुझे, तो आप लोग देख लेंगे कि समय बदला है, पात्र नहीं बदले, व्यवस्थाएं बदली हैं, चरित्र नहीं बदले, जन्म नए हैं, जीवन पुराने, न प्रश्न नए हैं, न उत्तर नए हैं। तो आप लोग ये देख लेंगे। अर्थात आज मनुष्य जिन प्रश्नों को से जूझ रहा है वे चिरंतन है। उनका एकमात्र साधन है जनसेवा, लोकोपकार और संघर्ष। अगले उपन्यासकार हैं राजीव सक्सेना। महत्वपूर्ण है, इनके उपन्यासों की विषय वस्तु भी महत्वपूर्ण है। पाणिपुत्र सोमा और रमैनी। पाणिपुत्र सोमा में आर्य अनार्य संघर्ष के प्रगतिशील दृष्टि से देखा गया है। तो पाणिपुत्र सोमा में क्या है? आर्य अनार्य संघर्ष। रमैनी की विषय वस्तु बहुत महत्वपूर्ण है, इसके आगे मैंने इसलिए इम्पोर्टेंट भी लिख दिया है। रमैनी में की कथा का आधार 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। तो रमैनी का आधार आपको लगेगा नहीं कि ये 1857 की क्रांति पर आधारित होगा, लेकिन ये है। अगले उपन्यासकार है हमारे शिव सागर मिश्र। इनका उपन्यास है राज तिलक, मगध की जय आदि महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। रामलाल शर्मा जी का यहाँ एक कथन है जो कि महत्वपूर्ण हो जाता है। यह कहना अनुचित ना होगा कि श्री शिव सागर मिश्र ने यहाँ प्राचीन इतिहास का नया मूल्यांकन करते हुए एक प्रगतिशील कथा लेखन परंपरा का सूत्रपात किया है। किसका कथन है? रामलाल शर्मा जी का। नरेंद्र कोहली जी के उपन्यास महत्वपूर्ण हैं। नरेंद्र कोहली जी ने रामायण और महाभारत को आधार बनाकर कई उपन्यास लिखे हैं। दीक्षा, अवसर, संघर्ष की ओर, युद्ध, दो भागों में, रामायण को केंद्र में रखकर तथा बंधन, अधिकार, कर्म, धर्म, अंतराल, प्रश्न, प्रत्यक्ष और निर्बंध, ये 8 उपन्यास महाभारत को केंद्र में लिखे गए हैं। तो रामायण को केंद्र में क्या क्या रामायण केंद्र में लिख के क्या क्या लिखा है? दीक्षा, अवसर, संघर्ष की ओर और युद्ध। महाभारत को केंद्र में लिख के क्या लिखा है? बंधन, अधिकार, कर्म, धर्म, अंतराल, प्रच्छन्न, प्रत्यक्ष और निर्बंध। अब इनका एक अन्य उपन्यास है अभिज्ञान। सुदामा और कृष्ण की मैत्री को आधार बनाकर लिखा गया है। इनकी विषय वस्तु भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। निर्माण, साधना, परिव्राजक, निर्देश, संदेश और प्रसार नाम से 6 खंडों में आपने स्वामी विवेकानंद जी का जीवन को भी उपन्यास के ढांचे में प्रस्तुत किया है, और उस उपन्यास का नाम रखा है तोड़ो कारा तोड़ो। जो तोड़ो कारा तोड़ो है किसके जीवन पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद। कितने भागों में है? 6 भागों में है। 6 भाग कौन कौन से हैं? निर्माण, साधना, परिव्राजक, निर्देश, संदेश, प्रसार। ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि तोड़ो कारा तोड़ो किसके जीवन पर आधारित है। वस्तुतः बांग्लादेश के युद्ध ने नरेंद्र कोहली को रामकथा की नई व्याख्या करने की प्रेरणा दी। उन्होंने राम को उपेक्षित मां कौशल्या के ऐसे पुत्र के रूप में देखा जो चरित्र तथा मानवीयता के प्रत्येक अग्नि परीक्षा में खरा उतरने पर भी वन में धकेल दिया गया। वन में उसने अपने बल पर रावण जैसी विश्व शक्ति का प्रतिरोध किया और आदिम जातियों को लेकर उससे सीधा जा टकराया। राम वस्तुतः जागृत जनशक्ति का पूंजीभूत स्वरूप है। महत्वपूर्ण है। इसी दृष्टि से कोहली ने पूरी राम कथा की पुनर्रचना की है। तो कथन किसका है? नरेंद्र कोहली जी का। महाभारत की संपूर्ण कथा को भी कोहली ने एक प्रेरक जातीय स्मृति के रूप में देखा और आधुनिक मानवीय प्रश्नों की दृष्टि में रखकर उसकी पुनर्रचना की है। वसुदेव और देवकी के जीवन को लेकर वसुदेव लिखा है। इधर महाभारत के नारी पात्रों को लेकर ये महत्वपूर्ण है। महाभारत के नारी पात्रों कौन हुए? मत्स्य गंधा, हिडिंबा, कुंती, वरुण पुत्री आदि उपन्यासों का सृजन किया है।
वीरेंद्र कुमार जैन ने महावीर स्वामी के जीवन को केंद्र में रखे अनुत्तर योगी लिखा है, जो कि 5 खंडों में है। महत्वपूर्ण है, किसी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि अनुत्तर योगी किसके जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है, तो महावीर स्वामी के। कितने खंड है? 5 खंड हैं। प्रकाशन वर्ष याद करने की जरूरत नहीं है। इकबाल बहादुर देवसरे ने ओरछा की नर्तकी सुल्तान ए मालवा बेगम हजरत महल जाने आलम नवाब बेमुल्क तानसेन गुलफाम मंजिल आदि महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं। उपन्यास महत्वपूर्ण है, विषय वस्तु या आगे का कुछ भी जानना महत्वपूर्ण नहीं है। मनु शर्मा पौराणिक संदर्भ को आधुनिक चेतना के आलोक में नया रूप देने वालों में मनु शर्मा का नाम भी प्रमुख है। इनकी रचनाएं हैं द्रौपदी की आत्मकथा, ये उपन्यास है लेकिन आत्मकथा, द्रोण की आत्मकथा, कर्ण की आत्मकथा, अभिशप्त कथा, शिवाजी का आशीर्वाद, कृष्ण की आत्मकथा, नारद की भविष्यवाणी, दुर्भी संधि, द्वारिका की स्थापना, लाक्षागृह, खांडव दाह, राजसूय यज्ञ, संघर्ष और प्रलय 8 भाग में प्रकाशित है। तो कृष्ण की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित की है? 8 भागों में। गांधारी की आत्मकथा आदि उल्लेखनीय है। कर्ण की आत्मकथा में मनु शर्मा लिखते हैं, अब युग बदल गया है, अंगराज वे मान्यताएं और मूल्य इतिहास में खो गए हैं जिन्हें आप छाती में चिपकाए बैठे हैं। अब का ब्राह्मण आर्थिक आकांक्षा से मुक्त होकर एकाकी जीवन जीने से कहीं अधिक कृतदास होना पसंद करता है। जहाँ का बुद्धिजीवी स्वर्ण खंडों पर खरीदा जाता रहेगा, वहां का शासन निरंकुश हो जाए तो क्या आश्चर्य? क्या मनु शर्मा ने पौराणिक आख्यान के भीतर से ऐसे पात्रों और संदर्भों का चयन किया है जिनके द्वारा आधुनिक मानवीय दृष्टि को उभारा जा सके। अगले उपन्यासकार हैं हमारे राम कुमार भंवर। इनका उपन्यास महत्वपूर्ण है, फौलाद का आदमी। इसमें 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के एक नायक अजीमुल्ला खां को केंद्र में रखकर लिखा गया है। महत्वपूर्ण है, आप देखते चलेंगे। शिव प्रसाद सिंह का ऐतिहासिक उपन्यास है नीला चांद। इसमें 1060 ईस्वी के काशी को उसके पूरे सांस्कृतिक संदर्भ में मूर्त किया गया है। इस समय काशी पर 2 राजवंशों का शासन था। व्यवहारिक रूप से मैं काशी का शासन कलचुरी राजा कर्णदेव के हाथ में था, किंतु यह एक आपसी अनुबंध के तहत गहड़वाल नरेश चंद्रदेव भी काशी के राजा माने जाते थे। कर्ण ने चंद्रदेव राजा देव वर्मा को हराकर उसका वध कर दिया। देव वर्मा का छोटा भाई कीर्ति वर्मा गहाड़वाल नरेश चंद्रदेव के पौत्र गोविंद चंद्र यानी गोविंद सिंह को अपना संरक्षण में लेकर जनशक्ति के रूप संगठित करता है और एक सच्चे लोक नायक के रूप में न केवल जनता को और अनेक प्रकार के अत्याचारों से मुक्ति दिलाता है, वरन कर्णदेव को पराजित कर अपने वंश मर्यादा की पुनर्प्रतिष्ठा करता है। कौन पुनर्प्रतिष्ठा करता है? तो कीर्ति वर्मा। लेखक ने कीर्ति वर्मा को एक आदर्श एवं प्रगतिशील सामंत शासक के रूप में प्रस्तुत किया है। इतिहास को मार्मिक एवं जीवंत कथा के रूप में प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने रम्य कल्पना का और सार्थक और सोद्देश्य प्रयोग किया है। कीर्ति वर्मा का साथ देने के लिए गौड़, भील, आदिवासी और नीच जातियों के अनेक पात्र कल्पना की सृष्टि की है। गोमती, सीलभद्रा, सुनंदा, वसंती, दक्षिणा जैसी नारी पात्र भी काल्पनिक हैं, जो अपनी उपस्थिति से कथा को न केवल रागदीप्त करते हैं वरन उसे सार्थक परिणति तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तत्कालीन धार्मिक मतों, बौद्ध वज्रयानियों, कपालिक तांत्रिकों, नाथ योगियों, शैवों और वैष्णवों की जीवनचर्या का सजीव अंकन करके लेखक ने पूरे युग की सांस्कृतिक मनोभूमि का यथार्थ स्वरूप प्रस्तुत किया है। सब मिलाकर निश्चित रूप से यह एक महत्वाकांक्षी रचना है। नीला चांद के बाद इनके 3 और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास हैं। कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है, वैश्वानर। कोहरे में युद्ध और दिल्ली दूर है एक ही उपन्यास। हनोज दिल्ली दूर अस्त के 2 खंड हैं। इन दोनों खंडों में उपन्यासकार ने समय सीमा देखने की जरूरत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि कोहरे में युद्ध और दिल्ली दूर है एक उपन्यास है। हनोज दिल्ली दूर के 2 खंड हैं। लेखक का विश्वास है कि आगामी मानवता के विकास में भारतीय धर्मों, वेदांत केंद्रित हिंदू धर्म तथा बुद्ध गांधी की अहिंसा प्रमुख तत्व बनेगी। वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र सारे विश्व में गूंजेगा। वैश्वानर में भी क्या कहते हैं, काशी को केंद्र में रखा गया है। जयशंकर द्विवेदी महाकवि कालिदास की आत्मकथा अभी आप याद रखेंगे किसकी है? जयशंकर द्विवेदी की। आपको मनु शर्मा की लग सकती है, लेकिन महाकवि कालिदास की आत्मकथा जयशंकर द्विवेदी ने लिखी है। बाणभट्ट की आत्मकथा की परंपरा को आगे बढ़ाया है। लेखक ने कालिदास को माध्यम बनाकर प्राचीन भारतीय मनीषा की चरम उपलब्धियों को कथा रस से सिक्त प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। लेखक के शब्दों में
महाकवि कालिदास का जीवन भारतीय आध्यात्मिक साधना, तत्वज्ञान, संस्कृति का अलौकिक प्रकाशन है। 90 दशक में ऐतिहासिक उपन्यास के क्षेत्र में 4 नई प्रतिभाएं उभर कर आईं। भोला शंकर व्यास, शरद पगारे, आनंद शर्मा और मेवाराम रंगनाथ तिवारी आदि महत्वपूर्ण हैं। भोला शंकर व्यास का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है समुद्र संगम, जो कि मुगल शहजादे दारा शिकोह के गुरु प्रसिद्ध कवि पंडित राज जगन्नाथ की अद्भुत प्रणय कथा है। तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि दारा शिकोह के गुरु और प्रसिद्ध कवि किसकी कथा है? पंडित राज जगन्नाथ की, जिन्हें हम भारतीय काव्य शास्त्र में पढ़ते हैं। इस उपन्यास ने ऐतिहासिक उपन्यासों को प्रचलित परंपरा से हटकर लिखा है। इस उपन्यास में कथाकार ने उस युग की पूरी कहानी कही है। उपन्यास के पूरे चरित्र पंडित राज जगन्नाथ के शब्दों में, मेरी जिंदगी मात्र कवि, पंडित, भाषा बुक प्रेमी की ही जिंदगी नहीं है। प्रियवर, यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जो सामाजिक परिस्थितियों में बदलाव के लिए जूझता है। ऐसे हालात में मेरी कहानी युग की कहानी से पूरी तरह जुड़ी हुई है। अगले उपन्यासकार हैं शरद पगारे, गुलरा बेगम, गंधर्व सेन, बेगम जैनावादी, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, उजाले की तलाश, जिंदगी के बदलते रूप, चंद्रमुखी का देवदास। महत्वपूर्ण है शरद पगारे जी के उपन्यास। गुलरा बेगम में शहजादा खुर्रम और बोरवाड़ी की एक हसीन बेटी गुलरा के प्रेम कथा को इतिहास सिद्ध कल्पना के आधार पर उपन्यास का रूप दिया है। गंधर्व सेन में उज्जैनी के महाराज गंधर्व सेन और बौद्ध साध्वी सरस्वती की प्रेम कथा कही गई है। बेगम जैनावादी में बुरहानपुर के एक बेहद खूबसूरत नृत्यांगना हीरा जैनावादी और मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रेम कहानी कही गई है। इनके विषय वस्तु थोड़ा थोड़ा जानना महत्वपूर्ण है, बाकी उपन्यास के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। आनंद शर्मा मूलतः पत्रकार हैं। इनके 5 उपन्यास इतिहास के नुपुर, रस कपूर, एक और भीष्म, नरवध स्वरूप, प्यार दे, अमृतपुत्र आदि महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। विषय वस्तु जानने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आप उनके नाम जान के रखिए। अगले उपन्यासकार हैं बच्चन सिंह, जिनका जन्म वर्ष है 1919, निधन वर्ष है 2008। सूतो व सूतपुत्रो व पांचाली भी उल्लेखनीय उपन्यास हैं। सूतो व सूतोपुत्र कर्ण की आत्मकथा है। कर्ण कुंती का परित्यक्त पुत्र है। उसका पालन पोषण सूत अधिरथ ने किया है। वह महातेजस्वी और अप्रतिम वीर था। दुर्योधन उसका मित्र था। उसने उसे सत्ता और सम्मान दोनों दिया। वह किसी भी स्थिति में दुर्योधन का साथ छोड़ने को तैयार नहीं था। कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित कर दिया, अधर्म पूर्वक उसका वध कराया था। लेखक ने उसे पूरी सहानुभूति के साथ व्यास और कृष्ण समर्थित पांडव पोषक धर्म व्यवस्था के विरुद्ध चारवाक समर्थित मानवीय धार्मिक चेतना के प्रतिनिधि रूप में प्रस्तुत किया है। पांचाली द्रौपदी की आत्मकथा है। द्रुपद पुत्री याज्ञसेनी पांचाली महाभारत काल की अप्रतिम नारी है। उसका सौंदर्य और तेज अद्वितीय है। महाबली धृष्टद्युम्न की भामिनी, 5 अजय पांडवों की पत्नी और कृष्ण की प्रिय सखी होकर भी वह आजीवन अनाथवत अपमान की ज्वाला में जलने के लिए अभिशप्त है। विषय वस्तु थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। अगले है उपन्यासकार मेवाराम, दारा शिकोह, रजिया सुल्तान, बदनसीब बादशाह हुमायूं, नूरजहां 2 खंडों में प्रकाशित है। आशा प्रवात्म के उपन्यास है मैं जनक नंदिनी। रंगनाथ तिवारी का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है सरदान की बेगम। सरदान की बेगम समरू समरू बेगम को केंद्र में रख के लिखा गया है। और 7 घूंघट वाला मुखड़ा जो कि अमृतलाल नागर जी का है, उस वो भी समरू बेगम को केंद्र में लिखा गया है। सरदान की बेगम समरू को केंद्र में रखकर अमृत नागर ने लघु उपन्यास 7 घूंघट वाला मुखड़ा लिखा है। यानी कि सरदान की बेगम, 7 घूंघट वाला मुखड़ा और बेगम जैनावादी शरद जोशी का किसका है, एक और उपन्यास है जो कि क्या कहते हैं समरू बेगम को केंद्र में रखकर लिखा गया है। ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यासों की पूरी विकास को ध्यान में रखकर कहा जा सकता है कि इतिहास या पुराण की पुनर्रचना मात्र मनोरंजन या कथा रस की सृष्टि के लिए नहीं की जा सकती। सभी महत्वपूर्ण लेखकों ने उससे शक्ति या प्रेरणा लेने की कोशिश की है, उसे आज की राष्ट्रीय, सांस्कृतिक या मानवीय समस्याओं के आलोक में देखा और इन समस्याओं के समाधान में उसका उपयोग करना चाहा। इसलिए आज इतिहास अतीत में संचरण का माध्यम मात्र नहीं रह गया है, वह वर्तमान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है। अगले हमारे आचरणिक उपन्यासकार, जिनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करूंगी आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। चलिए दोस्तों, इस क्लास के एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। रामचंद्र तिवारी, भाग है 24, प्रश्न श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 1,
रामचंद्र तिवारी के अनुसार किस उपन्यास की भाषा बाण भट्ट की कादम्बरी की याद दिलाती है? उपन्यास का महत्व इतिहास की दृष्टि से नहीं, अतीत रस की दृष्टि से है। कथन किस आलोचक का है और किस उपन्यास के विषय में है? तो आलोचक है हमारे रामचंद्र तिवारी। और उपन्यास कौन सा है? वैशाली की नगरवधु, सोमनाथ, वयम रक्षाम या हृदय की परख? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वयम रक्षाम। क्वेश्चन नंबर 2 है, इतिहास मनुष्य का अपनी परंपरा में आत्मविश्लेषण है। इतिहास के मंथन से प्राप्त अनुभव के अनेक रत्नों में सबसे प्रकाशमान है। मनुष्य भोगता नहीं करता है, संपूर्ण माया मनुष्य की ही क्रीड़ा है। मनुष्य से बड़ा है केवल उसका अपना विश्वास और स्वयं उसका ही रचा हुआ विधान। कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी चतुर्सेन शास्त्री या ऑप्शन डी अमृतलाल नागर? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यशपाल। क्वेश्चन नंबर 3, किस उपन्यास का कथानक 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित है? ऑप्शन है ए रमैनी, बी पानीपुत्र सोमा, सी आग और पानी या डी ढाल और तलवार? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रमैनी। क्वेश्चन नंबर 4, कृष्ण और सुदामा की मैत्री को आधार बनाकर लिखा गया नरेंद्र कोहली का कौन सा उपन्यास है? ए दीक्षा, बी अवसर, सी तोड़ो कारा तोड़ो या डी अभिज्ञान? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अभिज्ञान। क्वेश्चन नंबर 5 है, आगामी मानवता के विकास में भारतीय धर्मों, वेदांत केंद्रित हिंदू धर्म और बुद्ध गांधी की अहिंसा प्रमुख तत्व बनेगी। वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र सारे विश्व में गूंजेगा। कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए राम कुमार भ्रमर, बी शरद पगारे, सी शिव प्रसाद सिंह या डी भोला शंकर व्यास? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिव प्रसाद सिंह। महत्वपूर्ण कथन है। उम्मीद करूंगी क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमारे बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा कोड SHAILY Shelly11 यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।